स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज में। यह सेशन आपके लिए मैं डेली लेता हूं मंडे से सैटरडे, जिसमें हम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी मुद्दे खबरों में आ रहे हैं, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम से रिलेटेड हैं, उनका बेसिक और करंट पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो सबसे पहले नया महीना है, नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है, तो आई होप सब अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और आज डेली इकोनॉमी न्यूज में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो दो टॉपिक क्या होने वाले हैं, एक बार हम लोग समझ लेते हैं वो दो टॉपिक क्या होने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है एट 6.2 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट इन क्वार्टर वन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 वाइडन्स टू 37.3%। यानी एक वित्तीय वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने की तिमाही होती हैं। तो पहली तिमाही में जितना हम फिस्कल डेफिसिट चाहते थे उसका 37.3% अभी हो चुका है। तो इसके क्या मायने ये समझेंगे। दूसरा, कोर सेक्टर। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर फॉर्म करते हैं। तो कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो 7.9% से ग्रो हुआ है सितंबर महीने में। ये डेटा आया है और ये डेटा हमारे लिए क्यों अच्छी खबर है ये समझेंगे। ये दो टॉपिक हम समझेंगे, लेकिन ये दो टॉपिक समझने से पहले आपको बता दूं कि आज से हमारे 2024 के फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो जाएगी। यानी आज से हम अपना फाउंडेशन बैच 1 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए लॉन्च करें। कल तक मैंने बोला था आखिरी बैच है 2023 का, आप लोग एनरोल कर लीजिए। लेकिन अगर आपने एनरोल नहीं किया है और आप 2024 का एग्जाम देने वाले हो तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो, जो हमारा 2024 का फाउंडेशन बैच है। ये 2024 का है, इसमें भी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ ही साथ कराई जाएगी। तो देर मत करिए, इसमें एनरोल कर लीजिए। इसके फायदे मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको यूज करना है कोड KP लाइव, तो आपको ये 19,000 रुपए का मिल जाएगा। इसकी क्लासेस 14 नवंबर से चालू हो रही हैं, 14 नवंबर से शाम को 6 बजे। ये इवनिंग बैच है, याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। ये तीनों जगह आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो यहां मिल जाएगी, सवाल तीनों जगह पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे। गुड इवनिंग सभी को जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है, एट 6.2 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट इन H1 का मतलब क्या होता है, पहली तिमाही, फर्स्ट क्वार्टर जो वित्तीय वर्ष है उसमें 37.3% हो चुका है। अब ये बात समझो, पहली कॉन्सेप्ट क्या है, फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष का पहला चीज है। देखो, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले साल 31 मार्च तक, 31 मार्च तक चलता है। तो 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, और ऐसे ही 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहले क्वार्टर में ही भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो कितना पहुंच गया है, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा 37.3% ऑफ टारगेट। यानी जो भी हमारा टारगेट है उसका लगभग 38% हम पहुंच चुके हैं। अब यहां से सवाल उठता है कि भैया राजकोषीय घाटा क्या होता है। यह पहले भी मैं समझा चुका हूं आप लोगों को कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, लेकिन समझ लो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का जो कुल खर्चा है उसमें से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट, यानी सरकार की वो कमाई जिससे सरकार पे कोई कर्जा नहीं चढ़ रहा है, सरकार की वो कमाई जिससे कोई कर्जा सरकार पे नहीं चढ़। डेट क्या होता है, कर्जा, उधार।
तो टोटल खर्चा माइनस सरकार की कुल कमाई, जिससे सरकार पे कोई खर्चा नहीं चढ़ रहा है, वो होता है राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटे से हमें क्या पता चलता है कि सरकार को कितना उधार लेना पड़ेगा अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। अगर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 200 रुपया है और सरकार का बिना उधार लिए कमाई कितनी है, अगर सरकार की नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट बिना उधार लिए कमाई है सरकार की 150 रुपया, तो अगर इसको और इसको माइनस कर दोगे, सरकार को अपना खर्चा पूरा करने के लिए 50 रुपए उधार लेना पड़ेगा। जो पैसा सरकार को उधार लेना पड़ेगा वो भारत सरकार का क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, सेंटर क्लोज द फर्स्ट 6 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पहले 6 महीने में 37% हमारा जो बजट एस्टिमेट है, बजट में कितना एस्टिमेट किया गया था, बजट में बोला गया था कि पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट था 6.9% ऑफ जीडीपी, और टारगेट था कि हम ये 6.9 को कम करेंगे 6.4% ऑफ जीडीपी पे लेकर आएंगे। तो ये 6.4% ऑफ जीडीपी का 37% अभी तक हम यूटिलाइज कर चुके हैं, उधार लेकर खर्चा कर चुके हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम क्यों करना चाहिए? भाई आम जनता में उधार लेकर अपना खर्चा करोगे तो आपको ऊपर कर्जा चढ़ेगा, तो कर्जा चढ़ना कहां अच्छा होता है? अगर आपके लिए कर्जा चढ़ना अच्छा नहीं होता तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सरकार को भी अपने खर्चे अपनी कमाई बढ़ाकर करने चाहिए, ना कि कर्जा लेकर। और अगर कर्जा लेना जरूरी भी है तो सरकार को वो कर्जा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करना चाहिए, यानी एसेट क्रिएशन पे करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो एसेट सरकार को कुछ दे पाए, लेकिन वो तो दे नहीं पा रहे। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए। तो बजट में 6.4% बोला गया था, उसका 37% अभी तक हो जाए। ये जानकारी किसने दी है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने, जो अकाउंटिंग करती है भारत सरकार की। लेकिन इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर एज द परसेंटेज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप एज कंपेयर्ड विद सेम पीरियड लास्ट ईयर, यानी पूंजी खर्चा बढ़ रहा है। पूंजी खर्चा बढ़ना अच्छी बात होती है, और राजस्व खर्चा यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमारा रेगुलर खर्चा होता है, सरकार का रेगुलर खर्चा क्या होता है? लोग की पेंशन देना, लोग की सैलरी देना, ठीक है, सब्सिडी देना, ये क्या है? रेगुलर खर्चा सरकार का। ये कम होना चाहिए, और सड़कों पे, पुल पे, इस पे खर्चा ज्यादा होना चाहिए। तो इस साल वही हो रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और राजस्व खर्चा कम हो रहा है। उसके अलावा क्या है? फिस्कल डेफिसिट एट द एंड ऑफ सितंबर आखिरी में ये 6,20,000 रुपए, लाख करोड़ रुपए था, जो 37.3% है बजट में जितना एस्टिमेट किया गया था। ठीक है, पिछले साल इसी समय कितना था? 35% था, तो बढ़ा है, पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है। ठीक है, अब देखिए स्पेंडिंग हमारी बढ़ेगी। स्पेंडिंग मतलब खर्चा सरकार का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? भारत सरकार ने अपनी जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया है 3 महीने के लिए। तो उस पर लगभग 24,000 रुपए का खर्चा ज्यादा होगा, तो एक वो खर्चा बढ़ गया है फूड सब्सिडी पे। दूसरा क्या है? सरकार ने जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है सरकार, नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस होती है, उसके दाम बढ़ चुके हैं ना। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने में, खाद बनाने में। तो अगर ये उसको बनाना महंगा हो जाएगा तो सरकार की सब्सिडी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो ये हो गया। और तीसरी चीज क्या है? सरकार ने लोगों को आराम देने के लिए, लोगों पे ज्यादा महंगाई की मार ना बढ़े, इसलिए पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, उत्पाद शुल्क कम कर दिया, जिसकी वजह से भारत सरकार का जो राजस्व है, जो कमाई है, वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से यह माना जा रहा है कि वी एक्सपेक्ट द एक्सटेंट ऑफ ओवरशूट इन फिस्कल डेफिसिट टू बी मॉडेस्ट 1 लाख करोड़, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा खर्चा होगा, जो हमने पहले नहीं सोचा था। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के आसार हैं, जो यह दिखा रहा है। तो मेरी आशा है यह पहला टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
अब सेकंड टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि आप हमारे 2024 के फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये पहला फाउंडेशन बैच है 2024 के लिए, 2024 एग्जाम के लिए, अगले साल नहीं, अगले से अगले साल के लिए। तो इसमें प्री और मेंस दोनों की पढ़ाई आपको कराई जाएगी। इसमें भी सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, लेकिन अब ये क्लासेस साल भर चलेंगी, सेग्रीगेट होंगी, क्योंकि साल भर बाद आपका एग्जाम है। तो साल भर धीरे धीरे आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इसमें भी आपको क्या मिलेगा? प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको इसमें? खासतौर से मेंटरशिप की गाइडेंस यहां भी है, और बहुत कुछ और मिलेगा। जैसे क्लास के पहले आपको क्रक्स मटेरियल मिलेगा, क्लास के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी इसमें आप एनरोल कर सकते हो। आपको यूज करना है कोड केपी लाइव, और आपको ये 19,000 रुपए का मिल जाएगा 24,500 की जगह। इसकी क्लासेस 14 नवंबर से चालू हो रही हैं। ये शाम का बैच है, इवनिंग बैच है ये, तो आप सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या है? कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोस टू 7.9%। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, जो उस अर्थव्यवस्था का कोर होते हैं, सेंट्रल होते हैं, जो उस अर्थव्यवस्था को, इंडस्ट्रियल आउटपुट को, प्रोडक्शन को पुश करते हैं। भारत में भी ऐसी 8 इंडस्ट्री हैं जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री मानी जाती हैं। वो कोर सेक्टर इंडस्ट्री क्या है? एक है आपका कोयला, दूसरा क्या है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, तीसरा क्या है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, चौथा क्या है? रिफाइनरी, पांचवा क्या है? स्टील का क्षेत्र, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर, फिर इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 जो क्षेत्र हैं ये कोर सेक्टर होते हैं, और इनका वेट होता है। अगर हम आउटपुट निकालते हैं तो सबको वेट दिया जाता है कि अगर 100 है तो 100 में 10.33% इसका योगदान होगा, फिर 100 में 8.98 इसका योगदान होगा, और ऐसे ही बाकी चीजों का योगदान हो। सबसे ज्यादा योगदान रिफाइनरी का होता है, ठीक है। तो ये कोर सेक्टर है 8। अब बोला क्या जा रहा है? प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, एक्सपैंड किए हैं 7.9% से सितंबर महीने में। ये हाईएस्ट है पिछले 3 महीने का। क्यों? क्योंकि कोयले में ज्यादा आउटपुट हुआ है, फर्टिलाइजर ने बेहतर किया है, सीमेंट ने बेहतर किया है, इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट ने बेहतर किया है, ये 4 सेक्टर ने बेहतर किया है। इसलिए 3 महीने में सबसे ज्यादा आउटपुट कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुआ है। अब पिछले साल सितंबर में क्या हाल था? ग्रोथ रेट इसी चीज की कितनी थी? 5.4 थी, तो उससे तो बेहतर है हम लोग। और अगस्त में कितना था? 4.1 था पिछले साल, तो उससे भी बेहतर है। लेकिन इससे भी ज्यादा आउटपुट कब था? प्रीवियस हाई वाज जून, व्हेन द आउटपुट एक्सपेंडेड बाय 13.1%। यानी अभी जो जून का महीना गया है उसमें सबसे ज्यादा इन कोर सेक्टर में आउटपुट था 13.9। अभी तो 7.9 है ना, ये था 13.1। तो पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा हो रखा है अब, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को। प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो बताया अभी आपको मैंने, was 9.6% during April September this fiscal compared to 16.9% a year ago। अगर हम सिर्फ एक तिमाही टू तिमाही यानी 6 महीने को कंपेयर करें, अप्रैल सितंबर, और इस साल अप्रैल सितंबर और पिछले साल अप्रैल सितंबर, तो इस साल अप्रैल से सितंबर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस साल कितना आया है? 9.6। पिछले साल कितना था? 16.9। तो ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया यहां अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन से हम बाहर ही निकले तो एकदम से ज्यादा आउटपुट दिखा था, तो इसलिए पिछले साल का बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस साल का 9.6 भी कोई खराब चीज नहीं है। इसमें बेस इफेक्ट था क्योंकि लॉकडाउन था 2020-21 में, तो उसके बाद खुल रहा था तो आउटपुट ज्यादा था। अब ब्राइट स्पॉट क्या है भैया? अच्छी चीजें क्या है जो देखा गया है? पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने बोला रीजन व्हाई इंडिया इज बीइंग कॉल्ड द ग्लोबल ब्राइट स्पॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कोर इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी कोर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, जिनका आउटपुट सितंबर महीने में 7.9 था।
और जो ICAR की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अदिति नायर, उन्होंने क्या कहा है? आफ्टर 2 months ऑफ मॉडरेशन, यानी 3 महीने बाद ये आंकड़ा बढ़ा है, कोर सेक्टर इंडस्ट्री बेहतर करी है, दर्शा रहा है कि देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेहतर है, आउटपुट बेहतर है। तो ये भारत के लिए एक अच्छा साइन है। तो कोर सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये 2 टॉपिक थे जो हमें कवर करने थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं आए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे रीच आउट कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आखिरी में एक बार फिर बता दूं, इसमें एनरोल कर लो, 19,000 रुपए का मिल जाएगा। तैयारी बहुत सिस्टमैटिक हो जाएगी। और अगर किसी को ये डाउट है कि कौन पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा इसमें, अगर किसी को ये डाउट है तो 2024 का है तो इसमें एनरोल कर लीजिए। पहला फाउंडेशन बैच है ये 2024 के लिए। ये कोड इस्तेमाल करना है। कौन सा कोड? फिर सुन लो, कौन सा कोड इस्तेमाल करना है? KP लाइव, ये कोड को आपको इस्तेमाल करना है। अब आखिरी में ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यहां आपको सेशन की PDF मिल जाएगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Hi everyone, my name is Prajwal and I am preparing for UPSC 2024. इस जर्नी में मेरा स्टडी IQ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इनकी ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड प्रॉपर मेंटरशिप के द्वारा हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से UPSC की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और इसके लिए मैं स्टडी IQ की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।